हेलो फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल 138 अमेंडमेंट बिल 130। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बिल रहा। उस बिल का ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट का हो, अगर उस पर किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगता है, किसी भी ऑफेंस को लेके, किसी भी क्राइम को लेके एलिगेशन, इल्जाम लगता है और उस ऑफेंस में, क्राइम में प्रोविजन है कि जो सजा होगी वो 5 साल या 5 साल से ज्यादा की होगी, अगर वो 30 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहता है, वो मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर या वो प्राइम मिनिस्टर, 30 दिन तक सिर्फ पुलिस की हिरासत में, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, कोई केस नहीं चला हुआ, उसको 31st डे पे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो उस पोस्ट ऑफिस से रिमूव कर देंगे बिना किसी कन्विक्शन के। कोई केस नहीं चल रहा उस पर तक। और अगर 31st डे पर प्राइम मिनिस्टर ने रिमूव नहीं किया तो 32nd डे पर वो सीज टू बी मिनिस्टर हो जाएगा, मतलब उसकी जगह अपने आप खाली हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हो सकते हैं कि करप्ट मिनिस्टर को आप निकालना चाहते हो, उनको पनिश करना चाहते हो, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को क्लीन करना चाहते हो, ओके, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हमारे जो एमपीज और एमएलएज अब क्रिमिनल केसेस है। बट क्या ये बिल उसी इंटेंशन के साथ लाया गया है? देखते हैं आगे। तो जैसे हर एक्ट के या हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसी एक्ट का एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है। निगेटिव एस्पेक्ट हम लोग इस तरीके से मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट जो है ये बहुत आर्बिट्रेरी है। इस एक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कट या क्लैरिटी के साथ मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। What does that mean? It is a power in the hand of the ruling government. It is also a power in the hand of the ruling party to threaten the parties in opposition, to threaten the parties in other states where they do not have majority. मतलब अगर रूलिंग पार्टी जो है, सेंट्रल में जो रूलिंग पार्टी है और स्टेट्स में कोई दूसरी रूलिंग पार्टी है, ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल पार्टी के पास हमेशा एक पावर रहेगा इस आर्टिकल को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को वो हमेशा मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार यहाँ पे जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जैसे यूज़ करते जाते हैं, ओके, उसी तरह से ये जो बिल जो है ये बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी पावर दे देता है, ये बहुत ज़्यादा एनार्की को लीड कर सकता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्टली डेमोक्रेसी को जियोपार्डाइज कर सकता है। ये एक और चीज़ हो सकता है कि अपनी बातों को मन मानने का डायरेक्टली तरीका, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में है, ओके, तो ये वो व्यक्ति को डराने का, वो व्यक्ति को धमकाने का, या उस व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 30 दिन तक के पोजीशन से बाहर रखने का एक प्रावधान है। क्योंकि ये जो बिल जो है ना, ये कन्विक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये मेयर इंटेंट के ऊपर, मतलब अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है या आपका जो क्राइम है वो प्रूव भी नहीं होता, तो उसके आधार पर भी आपको अगर आपकी सत्ता से, आपकी कुर्सी से, आपके पावर से, आपके पोजीशन से आपको दूर रखने की ताकत रखता है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये डायरेक्टली इट्स अ वेपन इन द हैंड ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट टू कंट्रोल, टू जियोपार्डाइज द स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू थ्रेटन द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी वजह से बहुत सारे जो एमपीज़ है, एमएलएज है, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और उसी चीज़ को समझने के लिए, उसको इन डेप्थ चर्चा करने के लिए यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंदर 31 मेंबर्स होंगे, और ये जो बिल है उनको रेफर किया जाएगा, वो डिटेल स्टडी करेंगे, एंड इस बिल को लेकर जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ की बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अंडर आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर में मेंशन किया गया, जिसके अंदर में जो भी व्यक्ति है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको डिस्क्वालीफाई किस तरीके से किया जा सकता है, किन हालातों में उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जाएगा। एक और चीज़, एक और एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951,
उस एक्ट के तहत भी बहुत सारे प्रोविजंस गिवन है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या किसी मिनिस्टर को उसका जो पद है उससे खाली किया जा सकता है, उससे हटाया जा सकता है। मोर और लेस ये जो आर्टिकल है, ये जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये डायरेक्टली 75 आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको डायरेक्टली अमेंड करेगा और उसको चेंज करेगा। तो देखते हैं ये बिल पास हो पाता है नहीं हो पाता, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेरी क्रिटिकल आवर फॉर द कंट्री। एक और चीज़ मुझे याद आती है यहाँ पर, 1861 में एक कानून आया था जिसको हम लोग सेडिशन एक्ट बोलते हैं, सेडिशन लॉ बोलते हैं। तो आईपी सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी जो था वो इस चीज़ के साथ डील कर रहा था कि यार सिर्फ शक के बिना पे जो एग्जीक्यूटिव वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता बिना उसके जुर्म को प्रूव किए, बिना उसके कन्विक्शन के। और अभी जो नया कानून जो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 152 है, वो भी सिमिलर आर्बिट्रेरीनेस रखता है। तो कहीं ना कि अगर हम इन दोनों एक्ट्स को जोड़ कर देखते हैं, कहीं ना कहीं पिक्चर में बहुत डार्क प्रेजेंट हो सकता है। तो अगेन वहाँ पे जहाँ पे प्रोज हैं वहाँ पे कौन से, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क भी है। तो इस बिल को थोड़ा सोच समझ के ड्राफ्ट करने की जरूरत है। इस बिल के ऊपर थोड़ा और चिंतन मनन और गहन चर्चा करने की आवश्यकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।